हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने बात किया था फ्यूजेस के बारे में और थोड़ा बहुत हमने बात किया था सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिले के बारे में इन डिटेल, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करने वाले सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में, रिले क्या करता है। जो रिले होता है वो हमारे सिस्टम में फॉल्ट करंट को सेंस करने का काम करता है। अगर रिले को अगर ऐसा लगता है कि बाय वायर में फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में जो रिले वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा और जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, जो फॉल्टी सेक्शन है उसे आइसोलेट कर देगा हेल्थी सेक्शन से। फॉल्टी सेक्शन मतलब जिस भी सेक्शन में फॉल्ट हुआ है वो, हेल्थी सेक्शन मतलब जो सिस्टम में फॉल्ट नहीं हुआ है वो वाला सिस्टम। तो यहाँ पर जो रिले वो किस तरीके से सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है हमारी लाइन, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया करंट ट्रांसफार्मर, और करंट ट्रांसफार्मर के साथ क्या कनेक्टेड है, रिले कनेक्टेड है। करंट ट्रांसफार्मर हमने क्यों प्रोवाइड किया है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारे लाइन का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इतने ज़्यादा करंट को आपका रिले झेल नहीं पाएगा। तो यही रीज़न की वजह से हमने करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया है। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, स्टेप डाउन करंट प्रोवाइड करेगा, किसको, रिले को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमने लगा के रखा है रिले, और यहाँ पर ये जो रिले है हमें कॉइल की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो रिले के साथ ये जो आपको जो कॉन्टैक्ट जो दिखाई दे रहा है, जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, जो वर्टिकल लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लंजर। और यहाँ पर ये प्लंजर के ऊपर लगी है स्प्रिंग, और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है मेटेलिक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होगा क्या, जब भी आपके सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो ऐसे केस में जो रिले इसमें करंट फ्लो होगा। तो जब रिले में करंट फ्लो होगा तो जो रिले की जो कॉइल है वो क्या हो जाएंगी, रिले की जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएंगी। जैसे ही रिले की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी तो जो रिले की जो कॉइल है, जब फॉल्ट नहीं होगा तो ऐसे केस में आपके रिले में करंट फ्लो नहीं करने वाला। जब फॉल्ट होगा तभी आपके रिले में करंट फ्लो करेगा। जब रिले में करंट फ्लो करेगा तो जो रिले की जो कॉइल है वो क्या हो जाएंगी, एनर्जाइज हो जाएंगी। तो जब ये रिले की कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगी तो रिले की कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा कि जो प्लंजर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे प्लंजर नीचे की तरफ आ जाएगा तो जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है दोनों टर्मिनल के साथ, ये वाला टर्मिनल और यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कर्सर की टिप, जैसे प्लंजर नीचे की तरफ आएगा तो जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट हो ये वाले टर्मिनल के साथ और ये वाले टर्मिनल के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मेटेलिक कॉन्टैक्ट दोनों टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो होगा क्या, पूरी जो सर्किट है वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ये वाली पूरी जब सर्किट कंप्लीट हो जाएंगी तो ये सर्किट के थ्रू कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होने लगेगा, और जो करंट है सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल के थ्रू फ्लो होगा। जब करंट सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल के थ्रू फ्लो होगा तो जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, फॉल्टी सेक्शन को कर देगा आइसोलेट, फॉल्टी सेक्शन को कर देगा सेपरेट। तो कुछ इस तरीके से आपका जो रिले और जो सर्किट ब्रेकर है वो मिलके काम करते हैं। रिले बेसिकली कोई सिग्नल नहीं भेजता है, डिजिटल सिग्नल नहीं भेजता है 1010 वाला। जो रिले की जो कॉइल होती है, यहाँ पर जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स से, कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो रिले वो क्या हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। रिले जैसे एनर्जाइज हो रहा है तो हो क्या रहा है, जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, प्लंजर नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे प्लंजर नीचे की तरफ आया, सर्किट कंप्लीट हुई, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल के थ्रू करंट फ्लो हुआ, सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फॉल्टी सेक्शन होगा वो सेपरेट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो उसके बाद जब हमारा फॉल्टी सेक्शन सेपरेट हो जाएगा और जब फॉल्टी सेक्शन का फॉल्ट पूरी तरीके से रेक्टिफाई हो जाएगा, जो फॉल्टी सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद जो फॉल्टी सेक्शन होगा उसको हम लोग हेल्थी सेक्शन के साथ कनेक्ट कर देंगे, और अगेन जो सर्किट ब्रेकर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर में आपको फ़ायदा क्या मिलता है, जो सर्किट ब्रेकर होता है एक बार ट्रिप हो गया तो आप उसको फिर से सेट कर सकते हो। दूसरी बार ट्रिप हुआ, दूसरी बार सर्किट को आइसोलेट किया तो फिर से आप उसको सेट कर सकते हो, ट्रिप हुआ सेट कर सकते हो। मगर फ्यूजेस के केस में ऐसा नहीं होता। फ्यूज़ अगर एक बार जल गया तो उसके बाद जो फ्यूज़ है वो आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, जो फ्यूज़ है आप उसको सेट रिसेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप का करंट ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि हमने बात किया करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, जो करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन करंट प्रोवाइड करेगा। किसको स्टेप डाउन करंट प्रोवाइड करेगा, रिले को स्टेप डाउन करंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अगर आप देखो आपको दो टाइप के करंट ट्रांसफार्मर मिलेंगे। एक जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर होगा, और दूसरा जो करंट ट्रांसफार्मर है प्रोटेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर है। तो जो प्रोटेक्शन वाला जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो ऑब्वियसली हाई करंट पर ऑपरेट करता है, हाई पावर पर ऑपरेट करता है। मगर जो मेजरमेंट वाला जो करंट ट्रांसफार्मर है वो उतने हाई पावर पर ऑपरेट नहीं करता, लो पावर पर ऑपरेट करता है। वहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास जो करंट ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप के होंगे। पहला होगा मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है प्रोटेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर। वो जो मेजरमेंट वाला जो करंट ट्रांसफार्मर है, इन दिस करंट ट्रांसफार्मर करंट रिमेन लो। मेजरमेंट वाले करंट ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है वो कम होता है,
मगर प्रोटेक्शन वाले करंट ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है, इन दिस करंट ट्रांसफार्मर करंट रिमेन हाई। प्रोटेक्शन वाले करंट ट्रांसफार्मर के केस में जो करंट होता है वो हाई होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मेजरमेंट वाला जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो नी पॉइंट पर ऑपरेट होता है, और जो प्रोटेक्शन वाला जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो कौन से पॉइंट पर ऑपरेट होता है, एंकल पॉइंट पर ऑपरेट होता है। अभी नी पॉइंट और एंकल पॉइंट क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक बना के रखा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंकल पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नी पॉइंट। हमें अल्फ़ाबेटिकली पता है, पहला ए आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, के आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई भी एनालिसिस जब हम लोग करते ओरिजिन से स्टार्ट करते, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा एंकल पॉइंट। एंकल पॉइंट में पहला वाला जो लेटर है वो है ए। तो अल्फ़ाबेटिकली इसको अगर हम लोग मेमोराइज़ करें तो यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट होगा वो होगा एंकल पॉइंट। फिर बाद वाला जो पॉइंट होगा कौन सा पॉइंट होगा, नी पॉइंट होगा। और यहाँ पर एंकल पॉइंट पर कौन ऑपरेट करता है, एंकल पॉइंट पर आपका करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है, कौन सा वाला, नी पॉइंट पर कौन ऑपरेट करता है, नी पॉइंट पर आपका करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। कौन सा वाला करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है, मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। और एंकल पॉइंट पर आपका प्रोटेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। कौन सा वाला करंट ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है, प्रोटेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर आपका ऑपरेट करता है कौन से पॉइंट पर, एंकल पॉइंट पर। तो आपको याद रहना चाहिए कि एंकल पॉइंट पर हमारा प्रोटेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर चलता है, और नी पॉइंट पर हमारा मेजरमेंट वाला करंट ट्रांसफार्मर चलता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो मेजरमेंट वाला जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका जो करंट होता है वो कम होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी आपको रिले के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे। जो ये जो वीडियो है बहुत आगे लेंथी होने वाली, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट है जो कि हमें रिले में पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, रिले में आपको बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस मिलेंगे। पहला जो फोर्स होगा वो होगा ऑपरेटिंग फोर्स, और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा रीस्ट्रेनिंग फोर्स। अभी ऑपरेटिंग फोर्स क्या होता है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑपरेटिंग फोर्स इज़ अ फोर्स विच विल ब्रिंग प्लंजर डाउन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑपरेटिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि प्लंजर को नीचे की तरफ लेके आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली रीस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होता है, जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स होता है वो वाला फोर्स होता है जो कि स्प्रिंग अप्लाई करती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगा के रखा है, तो जो स्प्रिंग है वो भी फोर्स अप्लाई करती है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स। और यहाँ पर ये जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिले फोर्स लगाता है, जब रिले फोर्स लगाता है तो ये जो प्लंजर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मगर ये जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल, ये जो स्प्रिंग जो फोर्स जो लगाती है वो फोर्स कैसा होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये रिले चाहता क्या है कि जो प्लंजर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, तब जाके दोनों जो टर्मिनल होंगे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। मगर ये जो स्प्रिंग है वो कैसा फोर्स लगाती है, जो स्प्रिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, रिले के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है, जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं रीस्ट्रेनिंग फोर्स, ये जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में आपका रिले फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऑपरेटिंग फोर्स इज़ अ फोर्स विच विल ब्रिंग प्लंजर डाउन। और जो प्लंजर है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ऑपरेटिंग फोर्स इज़ अ फोर्स विच विल ब्रिंग प्लंजर डाउन। और जो रीस्ट्रेनिंग फोर्स होता है वो फोर्स होता है जो कि स्प्रिंग लगाते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑपरेटिंग फोर्स के। आपको पता होना चाहिए, कॉमन सा सेंस है, अगर ऑपरेटिंग फोर्स अगर ज़्यादा होता है और रीस्ट्रेनिंग फोर्स अगर कम होता है, तब जाके आपका जो रिले होगा वो वर्क करेगा। मगर अगर ऑपरेटिंग फोर्स अगर कम होता है और रीस्ट्रेनिंग फोर्स अगर ज़्यादा होता है, मतलब जो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है अगर वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्लंजर है वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। प्लंजर नीचे की तरफ नहीं आएगा तो जो मेटालिक कॉन्टैक्ट है दोनों टर्मिनल को शॉर्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर रिले को अगर हमें काम करवाना है, तो जो ऑपरेटिंग फोर्स है, रिले को अगर हमें ऑपरेट करवाना है, तो जो ऑपरेटिंग फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए रीस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। मगर अगर ऑपरेटिंग फोर्स अगर रीस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में अगर कम होता है, तो ऐसे केस में जो रिले वो ऑपरेट नहीं करने वाला। ऑपरेटिंग फोर्स कम है तो इस रीस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। रिले के ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग दूसरा टर्म अगर डिफाइन करें, डिफाइन रिले ऑपरेशन। अभी रिले ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑपरेटिंग फोर्स विल बिकम ग्रेटर देन रीस्ट्रेनिंग फोर्स। जब ऑपरेटिंग फोर्स रीस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, डिफाइन रिले ऑपरेटिंग टाइम। अभी रिले ऑपरेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम टेकन बाय रिले टू ब्रिंग प्लंजर डाउन इज़ नोन एज रिले ऑपरेटिंग टाइम। रिले जो कि टाइम लेगा प्लंजर को नीचे की तरफ लाने के लिए, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेटिंग टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिले ऑपरेशन और रिले ऑपरेटिंग टाइम दोनों अलग अलग है। रिले ऑपरेशन में ऑपरेटिंग टाइम अगर ज़्यादा होता है रीस्ट्रेनिंग टाइम के कंपैरिजन में, तो जो ऑपरेटिंग टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेशन।
रिले ऑपरेशन में हमने क्या डिस्कस किया, जब ऑपरेटिंग फोर्स, जो रिले ऑपरेशन है वो फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। जो रिले ऑपरेशन है वो फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर ऑपरेटिंग फोर्स अगर ज़्यादा होगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में, तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेशन। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रिले ऑपरेटिंग टाइम है वो टाइम के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ से आपको एक ट्रिक, मतलब एक सिंपल मेथड आपको पता चल गया होगा जिसके हेल्प से आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो, आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसा हमें कुछ करना होगा कि जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हो वो हमारे लॉन्ग टाइम तक के ब्रेन में रहे, ताकि हम लोग लॉन्ग टाइम के बाद भी वो चीज़ को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए, राइट। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग कुछ ना कुछ मेथड देखेंगे जिसके हेल्प से हम लोग कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक के याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो रिले ऑपरेशन का मतलब क्या, रिले ऑपरेशन जो है वो आपके बेसिकली फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि हमने बात किया, जब ऑपरेटिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स के कंपैरिजन में, तो इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेशन। मगर यहाँ पर ये जो रिले ऑपरेटिंग टाइम है वो टाइम के साथ एसोसिएटेड है। कौन से टाइम के साथ एसोसिएटेड है, रिले आपका कितना टाइम लेगा प्लंजर को नीचे की तरफ लाने के लिए, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले ऑपरेटिंग टाइम। तो आई होप यहाँ से आपको समझ गया होगा शॉर्ट मेथड के हेल्प से जो रिले ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटेड होता है ऑपरेटिंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स के साथ, या फिर बोल सकते हैं जो रिले ऑपरेशन होता है वो एसोसिएटेड होता है फोर्स के साथ, और ये जो अपना जो रिले ऑपरेटिंग टाइम है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, टाइम के साथ एसोसिएटेड होता है। कौन से टाइम के साथ, रिले कितना टाइम लेगा प्लंजर को नीचे लाने के लिए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रिले ऑपरेटिंग टाइम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आप रिले और सर्किट ब्रेकर को अगर सिंपल डेफिनेशन में समझना चाहो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया सर्किट ब्रेकर और रिले को समझने का, उससे और ज़्यादा सिंपल एग्जांपल हो ही नहीं सकता। फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस की, जैसे कि हमने बात किया था, जो रिले उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, तो आपका जो रिले वो एनर्जाइज हो जाता है, मैकेनिकल वर्क डन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लंजर है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट में। आई गेस मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी कर दी हूँ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच आइडेंटिफाई वेदर फॉल्ट इज प्रेजेंट और नॉट इन दिस सिस्टम। आपका जो रिले वो सिर्फ इतना देखेगा कि सिस्टम में फॉल्ट है या नहीं, सिस्टम में फॉल्ट करंट है या नहीं, बस रिले का इतना ही काम है और उससे ज़्यादा आपका रिले कुछ नहीं करता। यहाँ पर सिमिलरली सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अ डिवाइस विच विल रिमूव फॉल्ट फ्रॉम सिस्टम बाय आइसोलेटिंग फॉल्टी सर्किट। और आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, जो सर्किट ब्रेकर है वो एक्चुअल में जो फॉल्ट है उसे क्लियर करने का काम करेगा, जो आपकी जो फॉल्टी सर्किट होगी उसे सेपरेट करने का काम करेगा आपका सर्किट ब्रेकर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम के बारे में। व्हाट इज मीन बाय फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम का मतलब क्या होता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज द सम ऑफ रिले ऑपरेटिंग टाइम। रिले का ऑपरेटिंग टाइम हो गया, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम हो गया और आर्क एलिमिनेशन टाइम हो गया। इलेक्ट्रिकल आर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। इलेक्ट्रिकल आर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली होता है कि जब आप सर्किट ब्रेकर को जब आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे, तो हम लोग ये देखेंगे जब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को और हेल्थी सेक्शन को आइसोलेट कर रहा होता है। सर्किट ब्रेकर कैसा आइसोलेट करता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। फॉल्टी सेक्शन और हेल्थी सेक्शन दोनों कनेक्टेड होते हैं सर्किट ब्रेकर की प्लेट के साथ। जब सर्किट ब्रेकर की प्लेट सेपरेट हो जाएंगी तो फॉल्टी सेक्शन और जो हेल्थी सेक्शन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जब सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन और हेल्थी सेक्शन को सेपरेट कर रहा होता है, तो ऐसे केस में होता है कि जो सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर की प्लेट के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आर्क है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कंपेयर कर सकते हो फायर के साथ, आग के साथ। अगर कहीं पे भी अगर आग लग जाती है तो जो आग होती है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाती है जब तक कि हम लोग पानी नहीं डालें या फिर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ ना करें, राइट। सेम आर्क के केस में भी है, जो आर्क है वो रिपीट करते जाते हैं, मतलब जो आर्क है वो भड़कते जाती है। तो जो आर्क है इसे भी हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और ये आर्क को एलिमिनेट करने का भी प्रोसेस होता है, जिसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल आर्क के कॉन्सेप्ट में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर्क को एलिमिनेट करने का टाइम, सिमिलरली रिले का ऑपरेटिंग टाइम और सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम, ये तीनों टाइम का जो समेशन होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है, रिले का ऑपरेटिंग टाइम, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम और आर्क एलिमिनेशन का टाइम, आर्क को एलिमिनेट करने तक का टाइम, ये तीनों जो टाइम होता है, तीनों टाइम का जो समेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। तो यहाँ पर ये टी सब स्क्रिप्ट में सी भी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग टाइम। सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर बाय सर्किट ब्रेकर टू ऑपरेट। यहाँ पर ये सर्किट टी सी भी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन टाइम जो कि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए लगेगा, टाइम जो कि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए लगेगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन टाइम। सिमिलरली टी सब स्क्रिप्ट में आर्क, टाइम रिक्वायर बाय आर्क टू गेट एलिमिनेट, आर्क को एलिमिनेट करने के लिए जो टाइम जो लगेगा वो है टी आर। सिमिलरली टी सब स्क्रिप्ट में रिले ये है क्या, टाइम रिक्वायर बाय रिले टू ऑपरेट, रिले को ऑपरेट करने के लिए जो टाइम जो लगेगा उसको हमने कंसिडर किया टी सब स्क्रिप्ट में रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नोट दैट फॉल्ट करंट इन रिले शुड बी मोर देन मिनिमम करंट ऑफ रिले। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम का मतलब क्या होता है। रिले का ऑपरेशन टाइम से लेके सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन टाइम, आर्क एलिमिनेशन तक का जो टाइम होता है, तीनों टाइम का जो समीशन होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फॉल्ट करंट इन रिले शुड बी मोर देन मिनिमम करंट ऑफ रिले। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो रिले उसमें भी करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिनिमम करंट, नॉट फॉल्ट करंट। जैसे कि हमने बात किया था फ्यूज़ के केस में, जो फ्यूज़ होता है उसमें मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है, राइट। सिमिलरली फ्यूज़ में मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है और वो जो मिनिमम करंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही इसके बारे में हमने बात किया था आई गेस फ्यूजिंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट में। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो आपका जो रिले उसमें भी बेसिकली मिनिमम करंट फ्लो कर रहा होता है। जो मिनिमम करंट है रिले का, जो मिनिमम करंट है उससे ज़्यादा होना चाहिए फॉल्ट करंट। अगर फॉल्ट करंट अगर मिनिमम करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। जस्ट एज अ रफ एग्जांपल आपको देता हूँ, मान लेते हैं जो रिले का जो करंट है, रिले में मिनिमम करंट जो फ्लो करता है वो कितना है, हमने बनाया रिले और वो रिले में मिनिमम करंट जो फ्लो कर सकता है रिले को ऑपरेट करवाने के लिए वो कितना है, वो है मान लेते हैं 2 एम्पियर और मान लेते हैं आपका फॉल्ट करंट है 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आप देखो आपका जो फॉल्ट करंट है वो मिनिमम करंट के कंपैरिजन में कम है तो आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। अगर फॉल्ट का करंट अगर मिनिमम करंट जो कि रिले में फ्लो करता है उससे अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फॉल्ट करंट है रिले में वो ज़्यादा होना चाहिए रिले के मिनिमम करंट के कंपैरिजन में, राइट। किसके कंपैरिजन में, रिले के मिनिमम करंट के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो रिले होगा वो काम करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, बात कर लेते हैं। अभी बात कर लेते हैं डिफाइंड एनर्जाइजिंग क्वांटिटी इन रिले। एनर्जाइजिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसके बेसिस पर आपका रिले काम कर रहा है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। अगर आपका रिले अगर वोल्टेज के बेसिस पर काम कर रहा है तो जो रिले होगा उसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज वाला रिले। करंट के बेसिस पर काम कर रहा है तो करंट वाला रिले, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ओवर करंट रिले, अंडर करंट रिले पढ़ेंगे आगे। एनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच रिले वर्क, कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसके बेसिस पर आपका रिले काम करता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। अगर रिले अगर ऑपरेट कर रहा है करंट के बेसिस पर तो ऐसे केस में जो एनर्जाइजिंग क्वांटिटी है वो क्या है, वो है करंट। एनर्जाइजिंग क्वांटिटी क्या है, जो एनर्जाइजिंग क्वांटिटी वो है करंट। अभी बात कर लेते हैं पिकअप के बारे में। यहाँ पर ये पिकअप टाइम के बारे में, रिले पिकअप टाइम के बारे में। रिले पिकअप टाइम इज डिफाइन एज हाउ क्विकली रिले कैन आइडेंटिफाई फॉल्ट इन दिस सिस्टम। आइडेंटिफाई नहीं हमें लिखना चाहिए सेंस या फिर बोल सकते हैं डिटेक्ट। तो पिकअप टाइम का मतलब क्या, जैसे कि आपने कभी गाड़ी चलाया होगा तो आपने ऐसा तो कभी बोला होगा, देखते हैं हमारी गाड़ी का पिकअप कितना है। पिकअप मतलब आपकी जो गाड़ी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम स्पीड को कितनी जल्दी अटेन कर लेती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो रिले पिकअप का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिले वो कितनी जल्दी किसी भी फॉल्ट को सेंस कर पाता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिले पिकअप टाइम इज़ डिफाइन एज, रिले पिकअप टाइम का मतलब ये होता है कि कितना जल्दी आपका जो रिले फॉल्ट को सेंस कर पाता है सिस्टम में से, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप देखो जो रिले होता है हमारे पास 2 टाइप का रिले होता है। पहला जो रिले होता है वो होता है प्राइमरी रिले और दूसरा जो रिले होता है वो होता है बैकअप रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी रिले और बैकअप रिले क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्राइमरी रिले होता है वो पहला वाला रिले होता है जो कि जैसे कि हमने बात किया था हमारे पास 2 प्रोटेक्शन स्कीम होती है, प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन। अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन अगर फेल कर जाती है तो हमारी बैकअप प्रोटेक्शन काम करेंगी। सिमिलरली जो प्राइमरी रिले जो होता है वो पहला वाला रिले होता है, फर्स्ट हमारा रिले होता है जो कि फॉल्ट के साथ खेलेगा। अगर हमारा पहला जो कि फॉल्ट करंट सेंस करेगा, राइट। अगर आपका पहला वाला रिले अगर फॉल्ट करंट सेंस करने से फेल हो जाता है तो ऐसे कि इसमें आपने जो बैकअप में जो रिले जो लगा के रखा है वो सेंस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी रिले इज़ दी फर्स्ट रिले टू डिटेक्ट फॉल्ट। तो जो प्राइमरी वाला जो रिले होगा पहला रिले होगा जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। अगर प्राइमरी रिले अगर ऑपरेट नहीं कर पाता है तो जो बैकअप वाला जो रिले होगा
वो फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटिंग टाइम होता है प्राइमरी वाले रिले का वो कम होता है बैकअप रिले के कंपैरिजन में। प्राइमरी वाला जो रिले होता है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद दी बैकअप रिले। मतलब जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आएगा तो आपका जो प्राइमरी रिले विद इन अ लेस टाइम वो फॉल्ट को क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। मगर आपका प्राइमरी रिले नहीं काम कर पा रहा है, बैकअप रिले पे आ जाते हैं। बैकअप रिले अगर आपने लगा के रखा है सिस्टम में, प्राइमरी रिले अगर फेल हो गया तो आपका जो बैकअप रिले होगा वो सेम फॉल्ट को सेंस करेगा मगर थोड़े टाइम में, उसका ऑपरेटिंग टाइम थोड़ा कम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने क्या बोल दिया, जो ऑपरेटिंग टाइम होता है प्राइमरी वाले रिले का वो कम होता है और जो बैकअप वाला जो रिले होता है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब आपका जो पहला वाला जो रिले वो जल्दी से ऑपरेट कर जाएगा मगर जो बैकअप वाला जो रिले वो थोड़ा टाइम लेगा ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ प्राइमरी रिले इज़ लेस देन ऑपरेटिंग टाइम ऑफ बैकअप रिले, राइट। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपके कॉलेज और आपकी कॉलेज में लगा हुआ है जनरेटर। आपकी जैसी मेन सप्लाई, आपकी मान लेते हैं मेन सप्लाई चले जाती है, तो जब मेन सप्लाई चले जाएंगी तो जब आप जनरेटर को ऑन करोगे तो जो जनरेटर का जो टर्निंग ऑन का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा टाइम लेगा आपका जनरेटर ऑन होने के लिए। तो आपका जो जनरेटर है उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज़्यादा है। सिमिलरली जो ऑपरेटिंग टाइम होता है आपके बैकअप रिले का वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन विथ द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ प्राइमरी रिले। प्राइमरी रिले जल्दी से ऑपरेट कर जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग बेसिकली टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम ग्रेडिंग प्रिंसिपल। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर अलग अलग टाइप के रिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने पहला बात किया अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले के बारे में, जिसको हम लोग बेसिकली, जो कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा जो रिले है वो है बैलेंस बीम रिले और तीसरा जो रिले है वो है वाट आवर मीटर टाइप इंडक्शन रिले। फिर उसके बाद चौथा जो रिले है वो है इंडक्शन डिस्क रिले जो कि एसी करंट पर ऑपरेट होता है। पांचवा जो रिले है वो है इंडक्शन कप रिले। तो यहाँ पर हमने कुछ रिले के टाइप के बारे में बात किया, आगे भी हम लोग बात करेंगे रिले के टाइप के बारे में और अदर टाइप के बारे में बात करें रिले के। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ये डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, यहाँ से नाम से पता चल रहा है ओवर करंट रिले, एनर्जाइजिंग क्वांटिटी कौन सी है, करंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, इन्वर्स डिफाइनाइट मिनिमम ओवर करंट रिले, डायरेक्शनल रिले हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस रिले हो गया। डिस्टेंस रिले को हम लोग 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, इम्पीडेंस रिले हो गया, महू रिले हो गया, रिएक्टेंस रिले हो गया, फिर उसके बाद डिफरेंशियल रिले। तो कुछ रिले के टाइप होते हैं, सारे रिलेज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहला थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं अट्रैक्शन टाइप रिले के बारे में, फिर उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट से प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला रिले जो कि अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम दिस रिले कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। यहाँ पर ये अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले के केस में होता क्या, ऑब्वियसली रिले कॉइल होती है। तो जब ये रिले कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करता है तो ऐसे केस में होता क्या है, जो रिले कॉइल होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है रिले कॉइल के अक्रॉस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेती है, या फिर बोल सकते हैं प्लंजर को अट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और जो करंट है वो ट्रिप कॉइल में से फ्लो करने लगता है सर्किट ब्रेकर के। और जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करता है, जो सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्टी सर्किट को क्या कर देता है, जो सर्किट ब्रेकर है वो फॉल्टी सर्किट को आइसोलेट कर देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, जो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले वो दोनों पर काम करता है, एसी पे भी काम करता है और डीसी करंट पे भी काम करता है। इंडक्शन टाइप जो रिले वो आपका एसी करंट पर काम करेंगे, मगर ये जो अट्रैक्शन वाले जो रिले होंगे ना वो बेसिकली एसी करंट डीसी करंट दोनों पर काम करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो जो इंडक्शन डिस्क रिले, इंडक्शन कप रिले, ये जो इंडक्शन वाले जो रिले होते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हम लोग कंसिडर करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएशन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन तभी होगा जब करंट में वेरिएशन होता है। जो अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले होता है वो एसी और डीसी करंट दोनों पर काम करता है। और जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है ये रिले का, उसको हम लोग देते हैं ये वाले इक्वेशन से, F = K1I² और यहाँ पर ये -K2। यहाँ पर ये जो K1 है वो है क्या, ये ऑपरेटिंग फोर्स, और जो K2 है वो है क्या, ये रेजिस्ट्रेनिंग फोर्स। अगर ऑपरेटिंग फोर्स अगर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्ट्रेनिंग फोर्स तो आपका जो रिले वो काम कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो अट्रैक्टेड टाइप रिले होता है उसमें अगेन आपको इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। अट्रैक्टेड टाइप रिले हैज़ ऑल्सो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक। इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी मतलब किसके बीच में इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, ऑपरेटिंग टाइम और करंट के बीच में। करंट अगर ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम कम, करंट अगर कम होगा तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा। इसके बारे में हमने बात किया था फ्यूज़ के केस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है ऑपरेटिंग टाइम, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, करंट। और यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जाएंगे
तो यहाँ पर ये जो वाइड एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा उसमें हम लोग नीचे आते जाएंगे। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखो केयरफुली, जैसे जैसे करंट इंक्रीज़ करते जा रहा है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जा रहे हो तो वाई एक्सिस से आप नीचे आते जा रहे हो। इसका मतलब क्या, जैसे करंट इंक्रीज़ करेगा, करंट ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम कम होगा, करंट अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो कैसा होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करोगे, जिसमें से पहला होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और दूसरा होता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे और अभी भी बात करने वाले। तो ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, चेंज इन पिकअप करंट बाय चेंज इन नंबर ऑफ टर्न्स इन रिले। जो रिले का जो पिकअप करंट होता है, हमें पता है जो रिले उसमें क्या होगी, कॉयल होगी, कॉयल में होगी टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने की वजह से आपका जो पिकअप करंट है रिले का, उसमें जो चेंज होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हम लोग किसको बोलते हैं, जो कॉयल का जो नंबर ऑफ टर्न है, रिले कॉयल का जो नंबर ऑफ टर्न है, उसको चेंज करने पर जो पिकअप करंट है उसमें जो चेंज होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। दूसरा होता है हमारा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो रिले का जो कॉन्टैक्ट है उसको चेंज करने की वजह से रिले के ऑपरेटिंग टाइम में जो चेंज होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। अगर आप रिले का अगर कंस्ट्रक्शन देखो ना, तो रिले के कंस्ट्रक्शन में आपको कॉन्टैक्ट मिलेंगे, फिक्स कॉन्टैक्ट मिलेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट मिलेगा। आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट रिले का मैंने आपको कंस्ट्रक्शन शो नहीं कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट ये स्विच गियर एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो ऐसे केस में ऑब्वियसली मैं आपको रिले का पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन A to Z मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो ये जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, इसके बारे में मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। रिले के कॉन्टैक्ट के बारे में, सर्किट ब्रेकर के, मैं एकदम डिटेल में हम लोग बात करेंगे, एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये पावर सिस्टम में हम लोग उतना ज़्यादा बात नहीं करने वाले हर एक प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया चेंज इन ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले बाय चेंजिंग सेपरेशन ऑफ रिले कॉन्टैक्ट। यहाँ पर अगर आप देखो रिले का कॉन्टैक्ट होता है, रिले के कॉन्टैक्ट में चेंज करने की वजह से रिले के ऑपरेटिंग टाइम में जो चेंज होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से क्या समझा, वो तो एकदम सिंपल है। नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करने के बाद रिले के पिकअप करंट में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से हमने ये समझा, रिले के कॉन्टैक्ट को चेंज करने के बाद जो रिले के ऑपरेटिंग टाइम में जो चेंज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। अभी आ जाते हैं रिले को हम लोग किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जब भी आप बाज़ार में जाओ रिले को ख़रीदने के लिए, तो कौन कौन से आपको फैक्टर्स होंगे जो कि आपको कंसिडर करना होगा रिले परचेज़ करने के टाइम। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, प्रोटेक्टिव रिले शुड सिलेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो डिटेक्ट, या फिर बोल सकते हो सेंस फॉल्ट ऑफ अ जोन विच इज़ अंडर फॉल्ट। आपका जो प्रोटेक्टिव रिले वो ऐसा होना चाहिए कि वो जिस भी सेक्शन में फॉल्ट हुआ है वो सेक्शन के फॉल्ट को सेंस कर पाए, राइट। जोन शुड बी अंडर द रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, और वो जो जोन है वो प्रोटेक्टिव रिले के ही रेंज में होना चाहिए या फिर अंडर में होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें, प्रोटेक्टिव रिले शुड हैव हाई कैपेसिटी, या फिर बोल सकते हैं सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट फॉल्ट। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आप इसको स्किप कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करना। जो प्रोटेक्टिव रिले उसकी जो फॉल्ट सेंस करने की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा अगर हम लोग देखें, रिले शुड ऑपरेट इन ट्रांसेंट रीजन। आपका जो रिले वो ट्रांसेंट रीजन में ऑपरेट होना चाहिए। ट्रांसेंट रीजन क्या होता है, सब ट्रांसेंट स्टेट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको सर्किट ब्रेकर के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले शुड बी इन सच अ वे दैट रिले शुड ऑपरेट इन ट्रांसेंट रीजन, और जो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जो रिले वो ट्रांसेंट रीजन में ही ऑपरेट हो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आगे कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं, आगे कॉन्सेप्ट के बारे में, आगे के रिले के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, आगे के रिले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी आप बाज़ार में रिले को ख़रीदने जाओगे तो आपको क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना होगा। आपका जो रिले उसी जोन के फॉल्ट को सेंस करना चाहिए जिस जोन में आपने रिले को लगा के रखे हो, और रिले की जो फॉल्ट सेंस करने की जो कैपेसिटी है, सेंसिटिविटी, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रिले आपका ट्रांसेंट स्टेट में होना चाहिए, राइट। और रिले का ऑपरेटिंग टाइम ऐसा होना चाहिए कि जो रिले वो ट्रांसेंट स्टेट में ही ऑपरेट करे। यहाँ पर बात कर लेते हैं और अलग अलग टाइप के रिले के बारे में, जिसमें हम लोग पहले बात करेंगे डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले के बारे में, फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले के बारे में। ये आपको नाम से एकदम बड़ा दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिले समझना इतना आसान है कि जो नाम है, नाम से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा रिले क्या काम करेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो आपको डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले। डिफाइनाइट टाइम नाम से पता चल रहा है, डिफाइनाइट टाइम मतलब फाइनाइट टाइम मतलब फिक्स टाइम। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओवर करंट, तो यहाँ पर आपका जो रिले वो एक फिक्स टाइम पर ऑपरेट करेगा और ये जो रिले वो ओवर करंट रिले। दूसरा अगर हम लोग देखें इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले में हम लोग बेसिकली कोई टाइम डिले प्रोवाइड नहीं करते, ये इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करता है। और ओवर करंट रिले तो यही रीज़न की वजह से रिले को हम लोग बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। फिर उसके बाद हमारे पास होता है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद इन्वर्स डिफाइनाइट मिनिमम ओवर करंट रिले, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल है। फिर उसके बाद डायरेक्शनल रिले, नाम से पता चल रहा है डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले करता क्या है, अगर आपके सिस्टम का करंट, आप चाहते क्या हो आपके पावर सिस्टम में जो करंट है वो कैसा फ्लो, सोर्स से लोड की तरफ फ्लो। मगर अगर करंट अगर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो कर गया तो जो डायरेक्शनल रिले होगा वो काम कर जाएगा। और जो करंट है लोड से सोर्स की तरफ फ्लो कर सकता है अगर आपके सिस्टम में अगर फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शनल टाइप का जो रिले होता है वो करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर हम लोग कंसिडर करते हैं। मतलब ये जो डायरेक्शनल टाइप रिले होता है वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, करंट की डायरेक्शन को ये कंटिन्यूसली सेंस करते रहता है। डायरेक्शनल रिले को ऐसा लगा कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो जो डायरेक्शनल रिले क्या कर जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यूज़ वेयर करंट रिवर्स इट्स पोलैरिटी, यहाँ पर ये जो डायरेक्शनल रिले उसको हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो करंट है वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। फिर उसके बाद वाले अगर हम लोग रिले के बारे में बात करें तो हमारे पास है डिस्टेंस रिले, नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस रिले। तो जो डिस्टेंस रिले होता है वो भी 3 टाइप का होता है, इम्पीडेंस रिले, दूसरा होता है महू रिले और तीसरा होता है रिएक्टेंस रिले। फिर उसके बाद साथ ये सारे रिलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद वाला जो रिले है वो है डिफरेंशियल रिले, नाम से पता चल रहा है आपका डिफरेंशियल रिले क्या करेगा, डिफरेंस निकालेगा मतलब दो एंड के बीच में, दो एंड का जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, दो एंड की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस निकालेगा, चाहे करंट होने दो, वोल्टेज होने दो, इम्पीडेंस होने दो, और वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंशियल रिले वो काम करेगा। तो बात करते हैं हर एक रिले के बारे में आगे के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस रिले ऑपरेट इन फिक्स टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉल्ट करंट, जो रिले वो बहुत ढिट्टी रिले, वो एक फिक्स टाइम पर ही ऑपरेट करेगा चाहे फॉल्ट करंट कितना भी होने दो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बिकॉज कोर ऑफ दिस रिले सैचुरेट्स व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम रिले कॉइल, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिले इसका जो कोर है वो सैचुरेट हो जाता है जब ये रिले के कोर के थ्रू, जब ये रिले के कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी आपके मटेरियल की कोर सैचुरेट हो जाती है तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, फोर्स कांस्टेंट हो जाता है और जो ऑपरेटिंग टाइम है वो भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले हैज़ कांस्टेंट ऑपरेशनल टाइम एंड इट इज़ ओवर करंट रिले। और यहाँ पर ये जो डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले होता है इसका जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, और ऑब्वियसली ये ओवर करंट पर ऑपरेट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑपरेशनल टाइम ऑफ दिस रिले रिमेन कांस्टेंट वैन एवर रिले करंट विल बिकम ग्रेटर दैन पिकअप करंट। यहाँ पर अगर आप देखो जो ऑपरेशनल टाइम होगा, ये रिले जो ऑपरेशनल टाइम है ये रिले का वो कांस्टेंट रहेगा जब रिले का करंट ज़्यादा हो जाएगा पिकअप करंट के कंपैरिजन में। जब रिले का करंट ज़्यादा हो जाएगा पिकअप करंट के कंपैरिजन में तो ऐसे केसेस में जो ऑपरेशनल टाइम होगा ये रिले का वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमने डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले से हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले जो रिले होता है ये एक फिक्स टाइम पर ही ऑपरेट होता है, और दूसरा हमने ये देखा कि ये ओवर करंट रिले होता है, राइट। फिर उसके बाद हमने ये देखा जब रिले का करंट पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे कि इसमें जो ऑपरेशनल टाइम होगा ये रिले का वो कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली दूसरे रिले के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले में ना हम लोग बेसिकली कोई टाइम डिले प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिले जिसमें हम लोग कोई टाइम डिले प्रोवाइड ना करें, कोई टाइम गैप प्रोवाइड ना करें, तो ऐसे जो रिले होते हैं इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले। दिस रिले इज़ ओवर करंट रिले, ये जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले ये भी ओवर करंट टाइप का रिले होता है, और ये जो रिले होता है वो ऑपरेट करता है जब करंट रिले का ज़्यादा हो जाता है पिकअप करंट के कंपैरिजन में। डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले कंसिडर करो या फिर ये ओवर करंट रिले कंसिडर करो। यहाँ पर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो रिले वो तभी ऑपरेट करेगा जब रिले का करंट पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें व्हेन करंट इन द रिले विल बिकम ग्रेटर देन पिकअप करंट, जब रिले का करंट पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। दिस रिले इज़ ऑल्सो ओवर करंट रिले, जो रिले ये ओवर करंट रिले होता है, और ये जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा जब रिले का करंट पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ऑपरेशनल टाइम ऑफ दिस रिले इज़ वेरी मिनिमम, ये जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले उसका जो ऑपरेशनल टाइम होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट कर जाता है। दिस रिले इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइम डिले इन दिस रिले। और जैसे कि हमने बात किया जो रिले इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले बोल रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर ये जो रिले इसमें हम लोग कोई टाइम डिले प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पिकअप करंट का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट विच रिले स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन इज नोन एज पिकअप करंट। करंट का मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड पर आपका रिले ऑपरेट कर जाए, ऐसा जो करंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। तो यहाँ पर आप जैसे कि हमने बात किया पिकअप करंट, नाम से पता चल रहा है पिकअप करंट आपके रिले को ऑपरेट करवाएगा। तो ऑब्वियसली जो रिले का जो करंट है वो कैसा होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं रिले में जो पिकअप करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन विद दी रिले के करंट से। यहाँ पर व्हेन करंट इन दी रिले बिकम ग्रेटर देन पिकअप करंट, जब रिले का करंट पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिले का जो करंट है वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। जैसे कि अगर आप देखो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका जो मार्क्स है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ज़्यादा होना चाहिए तब जाके आपका एडमिशन होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है 60% पर, तो आपका जो मतलब जो मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, तब जाके आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल। सिमिलरली रिले का जो करंट है वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो मार्क्स है मिनिमम मार्क्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो जो रिले का जो करंट है वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तीसरा जो रिले वो है इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले में होता क्या है, रिले इन विच ऑपरेटिंग टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट इज नोन एज इन्वर्स टाइम रिले। यहाँ पर अगर आप देखो इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले में होता क्या, नाम से पता चल रहा है रिले जिसमें ऑपरेशनल टाइम, रिले का ऑपरेटिंग टाइम अगर करंट के साथ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसे केस में जो रिले होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। तो रिले का नाम से पता चल रहा है इन्वर्स, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर ये नाम देख के आप पहचान सकते हो कि कौन से रिले का क्या काम है। तो अगर रिले का ऑपरेटिंग टाइम अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ तो ऐसे केस में जो रिले उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। रिले इन विच ऑपरेटिंग टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रिले जिसमें ऑपरेटिंग टाइम करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ऐसे जो रिले होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले के केस में जब करंट ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम कम होगा, करंट कम होगा तो ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा होगा, रिले ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ इन केस ऑफ इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले। और जो इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले ये भी एक टाइप का ओवर करंट रिले होता है, ओवर करंट पर काम करता है। इसके बाद वाला जो रिले हो कौन सा रिले है, IDMT रिले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें IDMT रिले कौन सा है, रिले विच फॉलो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर लो वैल्यू ऑफ करंट, रिले जो कि इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा हो करंट की लो वैल्यू के लिए और सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर रहा हो करंट की हाई वैल्यू के लिए, तो ऐसे केस में जो रिले उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं IDMT रिले। इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे मिलेंगी, इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक आपको एक तरीके से स्लोप के फॉर्म में मिलेंगी, राइट, एक कर्व के फॉर्म में मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया जो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक है आप इसको नोट डाउन करना, इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक, एक आर्क के तौर पे या फिर बोल सकते हैं कर्व के तौर पर। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कर्व मिलती है इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक के केस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने बात किया IDMT रिले के केस में क्या होगा, रिले जो कि करंट की लो वैल्यू पे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिले विच फॉलो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर लो वैल्यू ऑफ करंट, रिले जो कि करंट की लो वैल्यू के लिए इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करे और डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोल सकते हैं सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करे करंट की हाई वैल्यू के लिए, तो ऐसे केस में जो रिले होता है उसको हम लोग बोलते हैं IDMT रिले। रिले विच फॉलो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर लो वैल्यू ऑफ करंट एंड फॉलो डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट ड्यू टू कोर सैचुरेशन की वजह से उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं IDMT रिले। तो जो IDMT रिले की अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट की लो वैल्यू के लिए, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस, जैसे जैसे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे तो जो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होते जाएगा, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें करंट की लो वैल्यू के लिए आपको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, करंट की लो वैल्यू के लिए हमें मिल रही है इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक और करंट की हाई वैल्यू के लिए हमें मिल रही है सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक और नीचे वाली कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक, राइट, सैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक या फिर बोल सकते हैं डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक के केस में क्या होता है, जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर होता है वो 10 के कंपैरिजन में कम होता है। डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक के केस में जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो 20 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें IDMT रिले एट हाई करंट, IDMT रिले ऑपरेट इन फिक्स टाइम। हाई करंट पर आपकी जो IDMT रिले होगी फिक्स टाइम पर ऑपरेट करेंगी। और IDMT रिले यूज फॉर ओवरलोड एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट, इंटरनल शॉर्ट सर्किट। जो IDMT रिले वो बेसिकली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवरलोड कंडीशन के लिए, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट के लिए और इंटरनल शॉर्ट सर्किट के लिए। कौन सा रिले हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो IDMT रिले होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओवरलोडिंग के लिए, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट के लिए, और सिमिलरली इंटरनल शॉर्ट सर्किट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं IDMT रिले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, बात कर लेते हैं रिले सेटिंग के बारे में। अभी ये रिले सेटिंग का मतलब क्या होता है। रिले सेटिंग इज़ अ पैरामीटर विच शोज इन कंपैरिजन विद रेटेड करंट ऑफ रिले हाउ मच विल बी पिकअप करंट। रिले सेटिंग है क्या, जो रिले सेटिंग है वो एक पैरामीटर है या फिर बोल सकते हो आप ये एक फैक्टर है जो कि आपको ये बताता है जो रिले उसका जो रेटेड करंट है उसके कंपैरिजन में रिले का पिकअप करंट कितना ज़्यादा होगा, राइट। या फिर बोल सकते हैं रिले का जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट मतलब ऐसा करंट होता है जिस करंट पर आपका जो डिवाइस है वो ठीक ठाक ऑपरेट कर जाए, सेफली ऑपरेट कर जाए, उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेटेड करंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कोई डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका रेटेड करंट है 20 एम्पियर, तो यहाँ पर 20 एम्पियर तक के आपका जो डिवाइस है वो ठीक ठाक ऑपरेट करेगा, नॉर्मली ऑपरेट करेगा 20 एम्पियर तक। मगर 20 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाता है तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस होगा वो डावाडोल हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया रिले सेटिंग का मतलब क्या होता है, जो रिले का जो रेटेड करंट है उसके कंपैरिजन में पिकअप करंट कितना होने वाला है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिले सेटिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रिले सेटिंग इज़ अ पैरामीटर विच शोज, रिले सेटिंग एक पैरामीटर होता है जो कि हमें ये बताता है रिले के रेटेड करंट के कंपैरिजन में पिकअप करंट कितना होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, रेटेड करंट ऑफ रिले इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर रिले का अगर रेटेड करंट अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो ऐसे केस में जो करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी करंट होता है वही होता है बेसिकली रिले का रेटेड करंट। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, रिले के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो जो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का जो करंट होगा कहाँ पर जाएगा, रिले में जाएगा। तो जो करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी करंट है वही रेटेड करंट होगा रिले का, अगर रिले का रेटेड करंट अगर गिवन नहीं है तो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, फिर से बात कर लेते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से हमने क्या समझा था, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, अभी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बारे में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, करंट विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम रिले इज़ नोन एज टाइम करंट विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम रिले। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले क्या बात किया था, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से रिले के पिकअप करंट में जो चेंज होगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ऐसा ही हमने बात किया था ना, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। जैसे कि हमने बात किया था नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से पिकअप करंट में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से हमने ये देखा था कि रिले के कॉन्टैक्ट को सेपरेट करने की वजह से जो ऑपरेशनल टाइम में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, करंट विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम रिले इज़ हाउ मच टाइम ग्रेटर देन पिकअप करंट इज़ नोन एज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। करंट जो कि रिले में से फ्लो कर रहा है वो कितना ज़्यादा है या फिर कितने टाइम से ज़्यादा है पिकअप करंट के कंपैरिजन में, उसी को ही हम लोग बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को आप ऐसा लिख सकते हो, IF मतलब ये फॉल्ट करंट रिफर्ड टू सेकेंडरी ऑफ CT और यहाँ पर ये पिकअप करंट। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर को डिफाइन करें, व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट ऑफ रिले इज चेंज देन ऑपरेटिंग टाइम विल गेट चेंज एंड इट इज़ नोन एज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर या फिर बोल सकते हो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, तो सेम है, वही हमने बात किया, मगर यहाँ पर जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है उसको हमने थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया। करंट जो कि रिले में से फ्लो करेगा वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में कितना टाइम से ज़्यादा होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर को आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, जो रिले की जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से पिकअप करंट में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के लिए ये वाला रिलेशन होता है। और जैसे कि हमने बात किया टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जो रिले का जो कॉन्टैक्ट है उसको सेपरेट करने की वजह से ऑपरेटिंग टाइम में जो चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर दो कॉन्टैक्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर सेपरेशन अगर ज़्यादा होता है
तो ऐसे केस में टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कम होगा, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग कम होगा। सिमिलरली अगर दो कॉन्टैक्ट के बीच का गैप या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग होगा फिर टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिले के कॉन्टैक्ट के डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस अगर कम होगा तो जो TSM होगा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर वो ज़्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो TSM कम होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास बहुत टाइप के रिले होते हैं, राइट, और वो सारे के सारे रिले के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है और वो जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट दैट ऑपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिले, जितने भी टाइप के रिले हैं हमारे पास सारे के सारे रिले का जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग इक्वेशन से गवर्न करते हैं और वो जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन। तो जो यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा T = K1 mod of I स्क्वायर प्लस K2 mod of V स्क्वायर प्लस K3 mod of V इंटू mod of I कोसाइन ऑफ थीटा माइनस टाउ माइनस K4। यहाँ पर ये जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ओवर करंट, ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंडिकेट करता है ओवर वोल्टेज, ये वाला जो टर्म है वो आपको इंडिकेट करता है डायरेक्शन, और ये जो K4 हमने जो कंसीडर किया है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है या फिर आप बोल सकते हो ये कांस्टेंट है। यहाँ पर ये जो टीटा हमने जो कंसीडर किया है, टीटा है क्या, जो टीटा है वो एंगल वोल्टेज और करंट के बीच का, और यहाँ पर ये जो टाउ है वो है क्या, ये है एडजस्टेबल पैरामीटर जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाउ है ये है क्या, ये है एडजस्टेबल पैरामीटर विच कैन बी वेरी इन रिले। जो टाउ है वो एडजस्टेबल पैरामीटर है, उसको हम लोग रिले में क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, और जो टाउ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिले के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप के रिले के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप के रिले के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है डायरेक्शनल रिले। जैसे कि हमने बात किया डायरेक्शनल रिले क्या करेगा, जो डायरेक्शनल रिले होगा वो करंट के डायरेक्शन को सेंस करेगा, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तो आपका जो डायरेक्शनल रिले वो काम करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस रिले ऑब्जर्व्स या फिर आप बोल सकते हो सेंस फ्लो ऑफ पावर इफ़ पावर इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायरेक्शन। तो ऐसे केस में आपका जो डायरेक्शनल रिले होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। मतलब डायरेक्शनल रिले किसके बेसिस पर ऑपरेट करता है, करंट की डायरेक्शन के बेसिस पर ऑपरेट करता है, राइट। अगर एबनॉर्मल कंडीशन के टाइम अगर आपका करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो ऐसे केस में आपका जो डायरेक्शनल रिले होगा वो काम करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग टॉर्क इक्वेशन कंसीडर करें डायरेक्शनल रिले के लिए, तो डायरेक्शनल रिले का जो टॉर्क इक्वेशन होता है हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं T = K3 mod of V इंटू mod of I कोसाइन ऑफ थीटा माइनस टाउ माइनस K4। यहाँ पर ये जो K4 होता है बहुत कम होता है इन केस ऑफ डायरेक्शनल रिले, और इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा T = K3 mod of V इंटू mod of I कोसाइन ऑफ थीटा माइनस टाउ। तो यहाँ पर हमने बात किया डायरेक्शनल रिले के बारे में, भी बात कर लेते हैं डिस्टेंस रिले के बारे में। तो जो डिस्टेंस रिले उसको हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो रिले है वो है रिएक्टेंस रिले, दूसरा जो रिले है वो है महू रिले, और तीसरा जो रिले है वो है इम्पीडेंस रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला बात कर लेते हैं डिस्टेंस रिले के बारे में। डिस्टेंस रिले इज़ द रिले विच ऑपरेट फॉर द फॉल्ट विच इज़ अंडर फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम रिले लोकेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा था डिस्टेंस रिले, जो डिस्टेंस रिले होगा वो फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर फॉल्ट होता है तो उसी फॉल्ट के लिए आपका डिस्टेंस रिले काम करेगा। मतलब डिस्टेंस रिले के केस में जो फॉल्ट है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर फॉल्ट अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होता है तब जाके आपका जो डिस्टेंस रिले होगा वो काम करेगा, अदरवाइज़ आपका जो डिस्टेंस रिले वो काम नहीं करने वाला। तो जो डिस्टेंस रिले होगा वो काम करेगा फॉर द फॉल्ट जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डिस्टेंस रिले इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको डिस्टेंस रिले का एप्लीकेशन मिलेगा ट्रांसमिशन लाइन के केस में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस रिले, जैसे कि हमने बात किया था 3 टाइप का रिले, रिएक्टेंस रिले, महू रिले और इम्पीडेंस रिले, हमें मिलता है 3 टाइप का डिस्टेंस रिले। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं इम्पीडेंस रिले के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे महू रिले के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे रिएक्टेंस रिले के बारे में। यहाँ पर ये जो इम्पीडेंस रिले वो क्या करेगा, रेशियो निकालेगा V और I का, या फिर आप बोल सकते हो ये इम्पीडेंस को ऑपरेट करेगा और मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू ऑब्टेन करेगा और वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो इम्पीडेंस रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। ऑपरेशन ऑफ दिस इम्पीडेंस रिले इज डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ V एंड I, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस एट रिले लोकेशन। इट इज़ यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और जो इम्पीडेंस रिले होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो इम्पीडेंस रिले से हमने क्या समझा, इम्पीडेंस रिले से हमने ये समझा कि जो इम्पीडेंस रिले होता है वो इम्पीडेंस के बेसिस पर ऑपरेट करता है, राइट। रिले लोकेशन रिले लोकेशन के अकॉर्डिंग जो इम्पीडेंस जो बनेगा उसके बेसिस पर आपका जो इम्पीडेंस रिले होगा वो ऑपरेट करेगा।
राइट मतलब जो रिले, जहाँ पर हमने जो रिले जो लगाया, रिले की लोकेशन के अक्रॉस, या फिर बोल सकते हैं रिले की जो डिस्टेंस होगी, हमने रिले लगाया, फॉल्ट लगाया, दोनों रिले लगाया और फॉल्ट हुआ, तो रिले और फॉल्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस के इम्पीडेंस के बेसिस पर आपका ये इम्पीडेंस रिले ऑपरेट करेगा। दूसरा जो रिले है वो है महू रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो महू रिले, यह भी डायरेक्शनल टाइप रिले होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो महू रिले होता है वो सर्ज से लेस अफेक्टेड होता है, और यही रीज़न के वजह से हम लोग महू रिले को हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में ऑब्वियसली जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर लाइटनिंग वाइटनिंग होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, सर्ज वोल्टेज डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपका जो महू रिले होता है वो सर्ज वोल्टेज से लेस अफेक्टेड होता है, तो यही रीज़न की वजह से जो महू रिले होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। उसके बाद वाला जो रिले है वो है रिएक्टेंस रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ रेसिस्टेंस इज हाई एंड फॉल्ट कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट सच प्लेस, रिएक्टेंस रिले इज़ यूज़। अगर रेसिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होता है और अगर हम लोग फॉल्ट को अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले। अगर फॉल्ट का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली रिएक्टेंस रिले। रिएक्टेंस रिले इज़ इंडिपेंडेंट ऑन रेसिस्टेंस। जो रिएक्टेंस रिले होता है वो रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और रिएक्टेंस रिले का अगर हम लोग एप्लीकेशन देखें तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, एंड सो ऑन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंपीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले। इंपीडेंस रिले इंपीडेंस के बेसिस पर ऑपरेट होगा, जो रिएक्टेंस रिले होगा रिएक्टेंस के बेसिस पर ऑपरेट होगा। अगर आपको फॉल्ट, अगर जिस भी सेक्शन में फॉल्ट हुआ है और वो फॉल्ट की वजह से रेसिस्टेंस अगर अननोन है, तो ऐसे केस में आप लगा दोगे वहाँ पर रिएक्टेंस रिले। जो रिएक्टेंस रिले होगा रिएक्टेंस के बेसिस पर जो फॉल्ट होगा उसे आइडेंटिफाई कर लेगा। सिमिलरली उसके बाद वाला जो रिले होता है वो होता है डिफरेंशियल टाइप रिले। डिफरेंशियल टाइप रिले करता क्या है, जो डिफरेंशियल टाइप रिले है वो दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस निकालता है। डिफरेंशियल टाइप रिले मेजर डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस अगर जीरो होता है तो ऐसे केस में जो डिफरेंशियल रिले वो ऑपरेट नहीं करेगा। मगर दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस अगर नॉन जीरो होता है तो ऐसे केस में आपका जो डिफरेंशियल रिले वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो जो डिफरेंशियल रिले वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस निकाल रहा है। अगर दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इंपीडेंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस अगर जीरो होता है तो ऐसे केस में डिफरेंशियल रिले काम नहीं करेगा। दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस अगर नॉन जीरो होता है तो ऐसे केस में आपका जो डिफरेंशियल रिले होगा वो काम करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल रिले को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं फिगर के हेल्प से। और यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल रिले होता है वो बेसिकली ओवर करंट टाइप का रिले होता है, मतलब ये ओवर करंट की बेसिस पर काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है लाइन, यहाँ पर ये पहला वाला करंट ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ये दूसरा वाला करंट ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर ये जो हमने जो रिले जो लगाया ये बेसिकली है डिफरेंशियल रिले। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ये लाइन से ये एंड से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I1, यहाँ पर ये पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट B। पॉइंट ए से जो करंट जो फ्लो रहा है वो है I1, और यहाँ पर ये पॉइंट B से जो करंट जो फ्लो रहा है वो क्या है, वो है I2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये I1 करंट और ये I2 करंट, I1 करंट और ये जो I2 जो करंट है वो दोनों बराबर में नहीं होंगे फॉल्ट के टाइम। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है। दोनों का डिफरेंस नॉन जीरो होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिफरेंशियल रिले वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट कर जाएगा। यहाँ पर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग देखें, I1 करंट, ये टर्मिनल का I1 करंट, ये टर्मिनल का I2 करंट। फॉल्ट के टाइम I1 करंट और I2 करंट दोनों बराबर में नहीं देंगे, और जब ये दोनों करंट बराबर में नहीं देंगे तो ऐसे केस में होगा कि आपका जो डिफरेंशियल रिले वो ऑपरेट कर जाएगा, राइट। तो जो डिफरेंशियल रिले वो डिफरेंस देखता है, डिफरेंशियल रिले डिफरेंस देखता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, I1 करंट I2 करंट ये दोनों बराबर में नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कैसा मिलने वाला है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बेसिकली मिलने वाला है नॉन ज़ीरो। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको मिलने वाला है नॉन ज़ीरो। इसका मतलब दोनों जो करंट है वो दोनों बराबर में नहीं है, दोनों बराबर में नहीं, इसका मतलब आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट कर जाएगा, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल टाइप रिले में हमने जो करंट ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल टाइप रिले में हमने जो करंट ट्रांसफार्मर जो यूज़ किया है, ये करंट ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर ये करंट ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो अगर सेम नहीं होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, टर्न्स रेशियो सेम नहीं होने की वजह से I1 करंट और I2 करंट दोनों अनइक्वल रह जाएंगे, और दोनों अनइक्वल होने की वजह से होगा क्या, आपका जो रिले वो अननेसेसरी ऑपरेट कर जाएगा, और ये अननेसेसरी सिग्नल भेज देगा सर्किट ब्रेकर को, और जो सर्किट ब्रेकर होगा वो क्या करेगा, जो सर्किट है उसे ट्रिप कर देगा, सर्किट को सेपरेट कर देगा, जबकि आपकी सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं था। तो यहाँ पर ये करंट ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, इसे हमें अवॉइड करना होता है। करंट ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम जो है यहाँ पर, ये जो करंट ट्रांसफार्मर है प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के केस में भी, डिफरेंशियल रिले के केस में भी, जो रिले का जो करंट है पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर आप देखो जो पिकअप करंट है आप इसको कंपेयर कर सकते हो, याद नहीं रहेगा तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो परसेंटेज के साथ। जैसे कि हमने बात किया था आपका जो परसेंटेज है वो मिनिमम परसेंटेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिले का जो करंट है वो पिकअप करंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट करेगा, कोई भी रिले होने दो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था I1 करंट I2 करंट ये दोनों बराबर में नहीं रहेंगे फॉल्ट के टाइम। यहाँ से I1 करंट फ्लो रहा था, यहाँ से I2 करंट फ्लो रहा था, जैसे कि हमने बात किया था दोनों फॉल्ट के टाइम बराबर नहीं रहेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, दैट डिफरेंस विल बी नॉन जीरो। दोनों का जो डिफरेंस होगा नॉन जीरो होगा और जो डिफरेंशियल रिले होगा वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इन इज़ अनइक्वल देन रिले विल नॉट ऑपरेट ड्यूरिंग फॉल्ट, देयरफॉर रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। जो करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते हो रिले विल नॉट ऑपरेट ड्यूरिंग फॉल्ट, और कैन से रिले विल सेंड सिग्नल टू सर्किट ब्रेकर इवन इन नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था। नोट दैट करंट ट्रांसफार्मर शुड हैव सेम टर्न्स रेशियो एंड करंट ट्रांसफार्मर कोर शुड नॉट गेट सैचुरेट। जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका जो टर्न्स रेशियो है वो सेम होना चाहिए, और जो करंट ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सैचुरेट नहीं होना चाहिए। और ये करंट ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग कंसिडर करते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। यहाँ पर ये परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में हम लोग करते क्या है, जो रिले होता है रिले की कॉइल के साथ हम लोग बेसिकली लगा देते हैं ऑपरेटिंग कॉइल, आई मीन रीस्ट्रेनिंग कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने रिले को लगाया है, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल, राइट, रिले के साथ एसोसिएटेड ऑपरेटिंग कॉइल OC, और यहाँ पर हमने लगा दिया रीस्ट्रेनिंग कॉइल। यहाँ पर ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल और यहाँ पर ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल। ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल की वजह से होता है क्या, करंट ट्रांसफार्मर की वजह से जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी वो बहुत हद तक के कम हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में जो रीस्ट्रेनिंग जो कॉइल होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंशियल टाइप रिले प्रोटेक्शन के साथ, डिफरेंशियल टाइप रिले प्रोटेक्शन के साथ। ये जो RC है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, रीस्ट्रेनिंग कॉइल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वैन MMF ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल, जब ऑपरेटिंग कॉइल का MMF ज़्यादा हो जाएगा रीस्ट्रेनिंग कॉइल के MMF के कंपैरिजन में, तो ऐसे केस में आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर आप देखो ये परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो रिले का जो ऑपरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। अगर ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल का MMF अगर ज़्यादा होता है तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। जब रीस्ट्रेनिंग कॉइल का MMF ज़्यादा होगा ऑपरेटिंग कॉइल के MMF के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। व्हेन MMF ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल बिकम ग्रेटर, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, व्हेन MMF ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल विल बिकम ग्रेटर, जैसे कि हमने बात किया रीस्ट्रेनिंग कॉइल का MMF नहीं, ये हमारे रिले की ऑपरेटिंग कॉइल का MMF। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, जब ऑपरेटिंग कॉइल का MMF ज़्यादा हो जाएगा रीस्ट्रेनिंग कॉइल के MMF के, या फिर जब ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल का MMF कम होगा ऑपरेटिंग कॉइल के MMF के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। व्हेन MMF ऑफ ऑपरेटिंग कॉइल विल बिकम ग्रेटर दैन MMF ऑफ रीस्ट्रेनिंग कॉइल, जब ऑपरेटिंग कॉइल का MMF रीस्ट्रेनिंग कॉइल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जब रिले का MMF ज़्यादा होगा रीस्ट्रेनिंग कॉइल के कंपैरिजन में, तो जो रिले होगा वो ऑपरेट होगा। इन दिस प्रोटेक्शन इफ करंट ट्रांसफार्मर इज स्मॉल ड्यू टू अनइक्वल करंट CT रेशियो देन दिस रिले डू नॉट ऑपरेट। यहाँ पर अगर आप देखो, आपको ये प्रोटेक्शन स्कीम में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर करंट ट्रांसफार्मर अगर आप छोटा यूज़ कर रहे हो अनइक्वल CT रेशियो की वजह से, तो ये जो रिले वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या नोटिस करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है। यहाँ पर हमने ये जैसे कि हमने बात किया था, ये वाली जो प्रोटेक्शन थी डिफरेंशियल रिले के केस में करंट ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो करंट ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या फिर करंट ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया रीस्ट्रेनिंग कॉइल, और हमें जो प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो है परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, राइट। और यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारी जो ऑपरेटिंग कॉइल का जो MMF है, जब वो ज़्यादा होगा रीस्ट्रेनिंग कॉइल के MMF के कंपैरिजन में, तब जाके आपका जो रिले होगा वो ऑपरेट कर जाएगा। तो रिले के बारे में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने वाले सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रांसिएंट स्टेट के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, और साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल आर्क के बारे में भी बात करेंगे। तो इतना ही था रिले के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में।